जय हिंद कुणाल, थैंक यू वेरी मच। क्या ये अटैक कश्मीर के ग्रोथ पे अटैक है? ये जो हमला है ये कश्मीर की शांति पर हमला है। घिनौना एक्ट पूरा उन्होंने करा है। बाहर से सैलानी आए थे, उनको मारा है। कैसे आप किसी आदमी को, इंसान को इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर सकते? दिस थिंग इज, इट विल नेवर गो आउट ऑफ माय मेमोरी कि एक लेडी है, शी इज ब्लीडिंग और उसको पूरी तरह से कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। जब ये बोल रहे हैं कि आपके अलावा किसी और को रहने का हक नहीं है और अगर आप किसी काफिर को मारेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी या जो भी व्हाटएवर। आपने जो पहली जन्नत थी जमीन की उसको तो जहन्नम बना दिया। ये जो आइडियोलॉजी है आर्मी, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इकोनॉमी को एक फेल्ड स्टेट की तरफ लेके जा रही है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां सेना के पास एक देश है। एवरी कंट्री हैज एन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी हैज अ कंट्री। इट वॉज एन इंटेलिजेंस फेलियर। इंटेलिजेंस फेलियर से ज्यादा हम लोग भी उसके लिए जिम्मेवार हैं। सैलानियों पर कोई हमला, यहाँ चूक हुई। हमले की प्लानिंग 1.5-2 महीने से हो रही है क्योंकि उनको पता था कि कब प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया जाएंगे, कब जेडी वांस यहाँ पर आएंगे और उसके अलावा कई लोगों ने कहा होगा कि कौन जिम्मेवार है। इस कृत्य के लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेवार है। पहलगाम को इसीलिए उन्होंने चुना कि वो नहीं चाह रहे कि कश्मीरी जो है वो शांति का आदी हो जाए। एक आम भारतीय होने के नाते हमारी फोर्सेस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं सर? भारतीय सेना को सिर्फ 2 चीज की जरूरत है, सामान और सम्मान। क्या ये अटैक कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर में होने वाला था, जो शायद तो टूरिस्ट के ऊपर होकर रह गया? Okay guys, cut. Good job, Annie. That was good. सबके लिए पकौड़े लगा। पकौड़े, वो भी बारिश के बिना। बारिश। पकौड़े। बारिश। अब राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। मेजर जनरल अनुज माथुर सर, जय हिंद सर। जय हिंद कुणाल, थैंक यू वेरी मच टू गेट मी ओवर हियर। मैं आपको इसके लिए आभार देना प्रकट करता हूं और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका लोगों को इन डेप्थ सच्चाई का, इसके बारे में जो रियल लॉजिकल जो उसका है उसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। क्या इमोशनल लोगों को भड़काना बहुत आसान होता है? बिकॉज जो चीज़ें हमको पता लगती हैं, जो पता लगी हैं फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स कि जो टेररिस्ट हैं इनको भड़काया जाता है, इनको इमोशनली उस एक फ्रेम के अंदर में लाया जाता है और फिर वो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं इनसे जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग अपने पर्सनल एजेंडा को आगे चलाने के लिए इस प्रकार के बेगुनाह लोगों को इस तरह से मरवाने का काम करते हैं। देखिए, उस समय से सन 47 से लेकर के आज तक, जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक उनका यही प्रयास रहा है कि वो कैसे इंडिया को रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट। पाकिस्तान का जो रियल एजेंडा है वो रियल एजेंडा उनका कश्मीर या पंजाब नहीं है। उनका रियल एजेंडा है भारत को लहूलुहान करना, भारत को कमज़ोर करना और उसी पे वो लगातार काम करते चले जा रहे हैं। 4 उन्होंने युद्ध लड़े, कोई उनको सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने एक लो कॉस्ट ऑप्शन अडॉप्ट किया और वो लो कॉस्ट ऑप्शन था टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। इसको हमें यहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूएन में जाकर के ये बात कही थी कि वी विल नाउ ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जिस देश की पॉलिसी आतंकवाद की घटना के आतंकवाद करने के ऊपर निर्भर है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा बड़ा आतंकवादी देश कोई दुनिया में हो सकता है। ये पूरी दुनिया को देखने की ज़रूरत है उनके। तो ये मेरा मानना है कि वो लगातार इसका प्रयास कर रहे थे और जब वो कन्वेंशनली हमारे से कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट को और टेररिज्म को भारत ने एक्सपोर्ट किया और यहाँ पर उससे यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को 1000 घावों से लहूलुहान करना उनकी पॉलिसी है। इंडियन इकोनॉमी का सर एक सिस्टम है पूरा, जिसके बेसिस पे या उसके डायमीटर्स में इंडियन इकोनॉमी फंक्शन करती है। लाइक रिस्पेक्टिव हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट्स है। बट पाकिस्तान में शायद आई थिंक पाकिस्तान आर्मी ही एक सिस्टम है
वहाँ पे पॉलिटिकल का कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, और वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, बट चलाती पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी है. सो आई थिंक कि आपको लगता है कि ये जो आइडियोलॉजी है आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी की, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इकोनॉमी को एक फेल्ड स्टेट की तरफ लेके जा रही है. हर देश के पास अपनी सेना होती है, हर देश के पास सेना होती है. पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ सेना के पास एक देश है. मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर इस एक लाइन में पूरा आपको मिल गया होगा. देखिए, पाकिस्तान, एक किताब मैंने पढ़ी थी काफ़ी साल पहले, और उस किताब का ओपनिंग सेंटेंस यही था कि वी आर सॉरी फॉर अ ब्रीफ डेमोक्रेटिक ब्रेक, मार्शल लॉ विल बी रिज्यूम्ड सून. इससे बिल्कुल साफ होता है कि पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया है, तब से पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी रूल कर रही है. और तब से वहाँ आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को पूरी तरह से ख़त्म किया है. उन डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है. बस यही बात आप समझ लें कुणाल कि उनकी पाकिस्तान की आर्मी सब कुछ करती है. और सबसे बड़ा उदाहरण आप अभी देख सकते हैं कि इमरान खान ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो कहीं ना कहीं एक बार प्रयास किया कि वो आर्मी के किसी जनरल्स को इधर सेटल कर दें, उधर कर दें. तो आज उसका नतीजा है कि वो जेल में बंद हैं. तो जो इलेक्शंस वहाँ होते हैं वो फार्स होते हैं. मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको. क्या था कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा कंट्रोल करती थी पाकिस्तान को. फिर उनको ये महसूस हुआ कि हम क्यों डायरेक्टली लाइन ऑफ फायर में आए. हम बैकग्राउंड में रहते हैं, एक पपेट गवर्नमेंट बनाते हैं और रूल हम ही कर रहे हैं, कंट्रोल हम कर रहे हैं. आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी सारे काम करती है, सारी इंडस्ट्रीज वो चला रही है. पॉलिटिकल जो थॉट है उसको स्टेट मैनेज पाकिस्तान की आर्मी कर रही है. पाकिस्तान की आर्मी डिप्लोमेसी में है, पाकिस्तान की आर्मी ब्यूरोक्रेसी में है. पाकिस्तान की हर चीज़ वहाँ की आर्मी कंट्रोल करती है. ये बात बिल्कुल निश्चित है. और जहाँ इस प्रकार का काम हो, आप देखिए, इससे पता पड़ेगा आपके दर्शकों को जो पिछली घटना के पश्चात किस प्रकार के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की आर्मी के जनरल्स के आ रहे हैं. और क्या आपने जनरल राव इसको अपने चीफ को देखा है कुछ स्टेटमेंट देते हुए? रेजोल्यूट पर्सनालिटी, जहां हुआ वहां गए, जो उनको करना था उन्होंने किया. एक बिल्कुल चट्टान की तरह उनका 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 पर्सोना है और काम चल रहा है. एक भी स्टेटमेंट उनका नहीं आया सिवाय इसके कि हम तैयार हैं. जो अच्छे देश हुआ करते हैं वो देश हमेशा एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करते हैं. और वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जब होता है तब आप देखते हैं कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी. इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक, हर फील्ड में आपको ग्रोथ होती नजर आएगी. यही वजह है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मेरे हिसाब से कुछ ही दिनों में शायद ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी. और हमारे प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक भारत को एक संपन्न देश बना दें. मुझे लगता है वो भी होने की पूरी संभावना है अगर हम इसको होने दें. हम पूरे, हम मतलब सब लोग मिल करके. तो ये बात आप मान लें कि जब मिलिट्री जहाँ पर रूल करती है वहाँ सिस्टम नहीं हो सकता. तो वहाँ उनके जो फ़ायदे का है सिर्फ वही करते हैं. और हर काम को वो मिलिट्री वाले समझते हैं जहाँ पर रूल कर रहे हैं कि वो उसको बल के प्रयोग से कर पाएंगे. और यही चीज़ आज की तारीख में पाकिस्तान के ऊपर बैकफायर कर रही है. चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे मैं कहीं भी हो. पाकिस्तान की आर्मी पंजाबी डोमिनेटेड है. 70-75% पंजाबी वहाँ पर हैं. और वो पूरा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखा हुआ है. मैं रिपीट करूँगा वो लाइन, एवरी कंट्री हैज़ एन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी हैज़ अ कंट्री. पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल्स रहे हैं, जो आइडियोलॉजी फॉलो होती है, जो जिस तरीके से हमारे पास में स्टेटमेंट्स आते हैं, हमने कभी इंडियन आर्मी के किसी भी हाई रैंक तो छोड़िए, लोअर रैंक के भी जो ऑफिसर्स रहे हैं, कभी हमने इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं सुने. और प्लस जिस तरीके से शायद ऐसा क्या है कि क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से उनको सिखाया गया है, वही सारी चीज़ें नीचे लेवल पे जितने लोग हैं, प्लस जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो बने हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा है, चाहे और जितने भी ग्रुप्स हैं, उनमें वही आइडियोलॉजी है. प्लस जो यूथ है वो भी उसी तरीके से फ्रॉम द बिगनिंग, है ना. जैसे कहा जाता है कि एक हम पौधा लगाते हैं और वो जब बड़ा होता है तो उसमें टाइम लगता है, बट उसको जो जिस तरीके से नरिशमेंट दी जाती है स्टार्टिंग ऑफ द अर्ली ईयर्स में, तो ये जो पौधा, जो नई जनरेशन है पाकिस्तान की, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से और ख़राब हो रही है. उनको पूरा सच नहीं बताया गया, उनको काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई गई हैं.
जो शायद उनको पता होना चाहिए? आर्मी का इतना कंट्रोल होता है तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ये अभी तक इसलिए बहुत आसानी से संभव हो पा रहा था क्योंकि उस समय आपको एक्सेस नहीं था इंफॉर्मेशन के लिए, आपको एक्सेस नहीं था कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में काम चल रहा है, किस प्रकार से बाकी आज का पाकिस्तान का यूथ भी वो समझ रहा है, उसको पता पड़ रहा है, इसीलिए पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कुछ साल पहले जब पीटीआई का वहाँ पर एक प्रोसेशन निकल रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडर के घर पे हमला कर दिया। ये बात, कोर कमांडर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी पाकिस्तानी आर्मी के छोटे से छोटे अदने से सिपाही के ऊपर कोई हमला करने की सोच नहीं सकता। तो ये जो बदलाव है ये आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की आर्मी की समस्या क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी एक रेडिकलाइज्ड आर्मी है। वो आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं वो आपने हमारी आर्मी की बात करी, हमारी आर्मी पूरी तरह से एपॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, बिल्कुल सही प्रकार से काम करने वाली थी। मैं अपनी रेजिमेंट के बारे में बताऊंगा जब भी वो प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी रेडिकलाइज्ड है, इस्लामिक रेडिकल जो उनका एजुकेशन इकोसिस्टम है उसमें अंदर तक भरा हुआ है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि उनका आर्मी चीफ धर्म की बात करता है। और कभी आपने सोचा है कि कोई इंडियन आर्मी का जनरल या कोई भी आकर के और इंडियन डायस्पोरा को या प्रवासी भारतीयों को से बातचीत कर रहा है और उनको धर्म के बारे में बता रहा है, जियो पॉलिटिक्स बता रहा है, जियो स्ट्रेटजी बता रहा है? कभी संभव नहीं है, क्योंकि आर्मी का अपना एक काम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है आर्मी का। और आर्मी जो होती है वो देश का की फॉरेन पॉलिसी का एक लास्ट फाइनल हैंड होती है। वो अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम करते हैं और फिर अपने स्थान पर चले जाते हैं। उनका कोई इंटरफेरेंस ना पॉलिटिक्स में है, ना डिप्लोमेसी में है, ना किसी चीज में है। यही अंतर है और यही वजह है कि पाकिस्तान आज एक बार टूट चुका है और वो फिर टूट की कगार पर है। जियोपॉलिटिकली कैसा एरिया है सर वो? सबसे पहले तो मैं जियोपॉलिटिक्स पे जाना चाहूँगा, बिकॉज लोग जो शायद अभी तक पहलगाम नहीं गए हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि किस तरीके का एरिया, क्योंकि अमरनाथ यात्रा अभी कुछ किलोमीटर्स के बाद ही वहाँ से स्टार्ट होती है। कुछ मैं बताता हूँ। देखिए, आप मैं बैठा हूँ आपके सामने और मैंने अपनी यूनिट जी सर कुछ महीने के लिए पहलगाम से कमांड करी है। यस। तो मैं उस पहलगाम के इलाके को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। 2003 में जब अमरनाथ यात्रा थी तो मेरी यूनिट पहलगाम में डिप्लॉयड थी। देखिए, कश्मीर जो है घाटी, वो एक घाटी है, वो कोई बड़े ऊंचे पर्वत ये वो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक इट्स ए नाइस ब्यूटिफुल वैली। और जहाँ तक जियोपॉलिटिक्स का सवाल है, जियोपॉलिटिक्स में सोचता हूँ कि कश्मीर की जियोपॉलिटिक्स जो है वो इंडिया की जियोपॉलिटिक्स से अलग नहीं है। जियोपॉलिटिक्स तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो वहाँ के जो जिस प्रकार के मेडोज वहाँ पर हैं, जिस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और एक लीडर रिवर वहाँ है। तो अब उससे क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है। आप कश्मीर में कहीं भी जाइए, गुलमर्ग और पहलगाम, कोई भी टूर ऑपरेटर होगा, इन दो जगह, गुलमर्ग में भी उतना नहीं है, पहलगाम इज 100% पार्ट ऑफ योर टूरिस्ट रोड मैप। पहली बात। दूसरी बात, जो अमरनाथ यात्रा है उसका बेस कैंप है। अमरनाथ के लिए यात्राएं 2 रूट से होती हैं, एक बालटाल के रास्ते से जाती है, दूसरी पहलगाम के रास्ते से जाती है। पहलगाम से चंदनबाड़ी, शेषनाग होती भी वो यात्रा जाती है। तो बेस वहां पर लगता है। 2-3 महीने बाद यात्रा शुरू होने वाली है। तो ये तमाम चीजें देख करके, और उन्होंने यही प्रयास किया, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, कई लोगों ने कहा होगा कि कौन जिम्मेवार है। मैं आपको बताता हूं, इस कृत्य के लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेवार है और उसका नाम है मौलाना असीम मुनीर, पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष। आपको इस प्रकार की चीजें देखनी पड़ेंगी कि पाकिस्तान में आर्मी क्या करती है। मैं आपको एक छोटा सी बात बताता हूं कि पिछले जब से हमारे इंडियन आर्मी के इंडियन चीफ्स और पाकिस्तान आर्मी के पाकिस्तानी चीफ्स होने शुरू हुए थे 47, 48, 50 में हमारा हुआ, 48-9 में, तो जो भी ईयर, उसके बाद से हमारे पास 32वां चीफ है ये।
क्योंकि हर एक सेनाध्यक्ष आता है, अपना टेन्योर पूरा करता है, राष्ट्र के जो उनको डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस को आगे बढ़ाता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ डिप्लोमेसी. मिलिट्री टूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्म ऑफ ए नेशंस पॉलिसीज. तो उसको अपना आगे बढ़ाता है और फिर बिना कुछ कहे वो अगला चीफ आ जाता है. पाकिस्तान में कुल 15 या 16 चीफ्स हुए, क्योंकि हर आदमी जो वहां आता है वो या तो 8-10 साल के लिए चीफ बना रहना चाहता है. आप सारे उठा के देख ले, कोई 6 साल, कोई 7 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल, और या वो मुशर्रफ की तरह या जियाउल हक की तरह या अयूब खान की तरह ये सब वहां से सेना से उठे और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मतलब उनका कोई धर्म नहीं है. वो तो ये अंतर है पाकिस्तान की फौज में और हमारी फौज में. तो ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एसेट है. और इस अटैक के लिए 101% अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है तो वो रेडिकल पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और असीम मुनीर इन पर्टिकुलर. क्योंकि असीम मुनीर का अपना एजेंडा है. वो चाहता है मैं 7 साल प्रेसिडेंट चीफ बना रहा हूं, 8 साल, जो भी वो चाहता है. और वो जब तक, देखिए क्या होता है कि जब तक आप इस प्रकार की चीज बाहर नहीं करेंगे आपको कौन पूछेगा. और आप देखिए कि उनके पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में मार खा रही है, सिंध में वो चीजें कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, केपीके में वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनको हड़का रहा है, पीओजेके में आवाजें उठ रही हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में उनके खिलाफ उनकी खिलाफत हो रही है. तो ऐसे टाइम पर क्या चाहता है असीम मुनीर? वो चाहता है कि कोई ऐसा क्रिएट कर दिया जाए यहां पर इशू, जिससे कि वो तमाम जो आवाजें हैं वो दोबारा उनके उसमें. असीम मुनीर desperately wants this thing to escalate. And why escalate? Because उसी एस्केलेशन पर असीम मुनीर का भविष्य टिका हुआ है. तो इस अटैक के लिए 100% अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है तो उसका नाम है जनरल मुनीर, मौलाना मुनीर कहता हूं मैं उसको. उनका पार्लियामेंट में, उन्हीं के पार्लियामेंट में या कहीं एक स्टेटमेंट भी अभी उन्होंने जस्ट अटैक के 2 दिन पहले दिया था, दैट हम दोनों बहुत अलग हैं, हम एक कभी नहीं हो सकता. उसके जस्ट सर 2 या 3 दिन में अटैक हो जाता है. कुणाल, मैं एक बात बताऊं तुम्हें, यही बता रहा था मैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो रेडिकलाइज्ड है. दूसरा क्या है कि पाकिस्तान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को इंडिया से हिसाब चुकाना है. और इंडिया से हिसाब क्या चुकाना है कि उन्होंने 48 में लड़ने की कोशिश की, हारे. 62 में लड़ने की कोशिश करी, हारे. 71 में तो टुकड़े हो गए, 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया. इंडियन आर्मी का एक बंदा सरेंडर नहीं करता, मर जाते हैं. 93,000, आप समझ रहे हो, 93,000 ट्रेन्ड सोल्जर्स, और वो सरेंडर कर दिया. तो ये तमाम चीजें बैक ऑफ द माइंड हैं, और इस वजह से उनको भारत के साथ स्कोर सेट करना है. अब उनके पास तरीका क्या है? मिलिटरीली उन्होंने करके देख लिया, कहीं नहीं टिकते. ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स वो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत असर है, लेकिन वो भी खत्म हो गया. कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो गया, खालिस्तान की समस्या खत्म हो गई, पंजाब इज बैक टू नॉर्मल, कश्मीर इज ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में वो कुछ कर नहीं पा रहे. तो अब उनको लग रहा है कि इंडिया की फॉल्ट लाइन क्या हो सकती है. वक्फ की बात हो रही है, तो उनको लग रहा है कि यार जो हम 2 नेशन थ्योरी की बात करें और ये कहें कि भाई मुसलमान अलग है और तुम भारत के जो मुसलमान हैं वो एक अपना अलग देश तो ये टारगेट कर रहे हैं. और यही मैं बता रहा हूं कि हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे लोगों को ये बात का यकीन करना पड़ेगा कि वो इस ट्रैप में ना फंसे. कांग्रेस के लीडर्स, कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कांग्रेस के लीडर्स के जिस प्रकार के बयान आता रहे, आज ऐसा टाइम है. आप देखिए राहुल गांधी का कितना मेजर्ड उनका रिएक्शन था, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. तो मेरा ये मानना है कि जो हमारी पॉसिबल फॉल्ट लाइन है, जिसको कि पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकता है, उस फॉल्ट लाइन को प्लग करना हमारा काम बहुत जरूरी है.
और ये जिस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, कुछ दिन पहले एक और जगह बंगाल में ऐसी बात हुई थी कि सेलेक्टेड किलिंग्स हुई थी। तो ये मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की चीज़ें अभी पूरी तरह से हम इससे निकल नहीं पाए हैं, और ये हो सकता है ऐसा और आपको आने वाले टाइम में देखने को मिले। लेकिन इसको प्रेरित करने वाले हमारे खुद के राजनीतिज्ञ हैं। आप इसका रिएक्शन देखिए असदुद्दीन ओवैसी का, मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस प्रकार से वो रिएक्ट किए हैं। बहुत कम लोगों ने, डायरेक्ट कांग्रेस वालों ने, कई लोगों ने तो कहीं भी नहीं कहा कि इसमें पाकिस्तान, आप ओपनली बोलिए। उन्होंने कहा ओवैसी ने कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई पाकिस्तान की, पता नहीं क्या कोई शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये जब तक हमारे अंदर ये नहीं होगा कि हम सब एकजुट होकर के, कितने लीडरों ने कहा है, कई लोगों ने, कि ये इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, जब तक आप इस बात को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक आप इस बात को मानोगे नहीं कि एक आदमी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो असीम मुनीर है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कभी भी आप इंडियन आर्मी के किसी भी जनरल से, आर्मी चीफ से ये नहीं सुनेंगे इस तरह की बातें वो करता है। मैं बता रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर राइफल्स में रहा हूँ। जम्मू कश्मीर राइफल्स में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, गोरखा भी हैं। हमें रेजिमेंटल सेंटर का कमांडेंट था, वहां पर मंदिर भी है, गुरुद्वारा साहब भी है, मस्जिद भी है, और हमारे सारे ऑफिसर, सारे जवान एक दूसरे के फंक्शंस में। भारत की ताकत ये है, भारत की ताकत है ये, और इस ताकत को हमने कैसे निकलने जाने देंगे आप? तो आपको समझने की जरूरत है कि वी शुड नॉट फॉल इन दैट ट्रैप। वो यही कर रहे हैं। असीम मुनीर ने कहा, उसके बाद और कई लोगों ने कहा, ये मुसलमान वो नहीं है जो पाकिस्तान चाहता था, ये अपनी मर्जी से रुका है 47 में भारतवर्ष में। तो कोई शक ना हो किसी को, लेकिन वो इसको एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो भाषण देते हैं और वो बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो एनआरआई टाइप, एनआरपी होंगे, वो जो भी होता है उनका अपना, उनके जो प्रवासी पाकिस्तानी हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको जियो स्ट्रेटजी पढ़ा रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं। ये आर्मी के, सेना के अध्यक्ष का काम नहीं है। वो उनको बता रहे हैं टू नेशन थियरी क्या है, वो उनको बता रहे हैं कैसे मुसलमान, क्या पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं है? क्या पाकिस्तान में एक भी सिख नहीं है? क्या पाकिस्तान में एक भी बौद्ध नहीं है? एक भी ईसाई नहीं है? क्या मतलब है उनका ये इस तरह की बात करने का? ये बिल्कुल डेस्परेशन दिखा रहा है उस आदमी का, और उसका पर्सनल एजेंडा, और उसका इंडिया से स्कोर सेटल करने की दिली तमन्ना। क्योंकि ये जो अभी तक जो आर्मी के चीफ बन रहे हैं, इन लोगों ने शायद कहीं ना कहीं 1971 के बारे में उस समय ये जीवित थे अपनी, तो इनको लग रहा है जैसे फिर 84, 87 हर जगह मार खाई है। कारगिल में दुनिया की कोई सेना ऐसी नहीं है। अभी मैं आपको किससे सुना सकता हूं कि कैसे हमने अपने एक एक कैजुअलिटी को हम वहां से वापस लेके आए, एक एक को, और वो अपने डेड छोड़ के चले गए, ऑफिसर्स भी, सोल्जर्स भी। आप मुझे बताएं, आपने पूछा था कि आप आर्मी के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये है जो कर सकते हैं कि हम अपने जो जिन्होंने शहादत दे दी है उनको गधों पे बैठा करके ना लाएं। ये पाकिस्तान की आर्मी करती है। तो आप, बहुत जबरदस्त जमीन आसमान का फर्क है। वहां की आर्मी का जो मैंने मोटो आपको बताया था उससे उल्टा है। मैं पहले, मेरे जवान उसके बाद, और देश की ऐसी की तैसी। कि जब तक हम इसको पूरी तरह से अपने अंदर नहीं कर देते, राष्ट्र प्रथम, जब देश की बात आ रही है तब कोई कंसिडरेशन नहीं है। हमारे शास्त्रों में महाभारत जो हमारा एक बहुत गौरवशाली इतिहास है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो धर्मराज भी राष्ट्र हित में, धर्म के हित में, अगर उनको भी अगर बाध्य किया जाएगा तो वो भी अश्वत्थामा हृदय बोलेंगे ताकि धर्म की जीत हो सके। श्री कृष्ण भी सूरज को छिपाएंगे ताकि जयद्रथ का वध हो सके, क्योंकि राइटियसनेस, सत्य की जीत हो सके, धर्म की जीत हो सके। और यही हमारी आर्म्ड फोर्सेस की सबसे बड़ी ताकत है कुणाल, कि वो अपने राइटियसनेस के लिए दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग। कोई मतलब नहीं है अभी। नाउ इट इज अ टाइम टू गिव देम ए लेसन, और इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ा लेसन उनको दे दिया गया है। कश्मीर के अंदर में टूरिज़्म एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल बूम लेके आ रहा है। जब से 370 आर्टिकल सारी चीज़ें हटाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से,
उसके बाद में धीरे धीरे टूरिज़्म में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिली थी। बट पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली फिगर्स हैं 25 लाख टूरिस्ट आए थे कश्मीर, बट पिछले साल का जो फिगर था दैट वाज 2.5 करोड़। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग उससे खुश थे, काफ़ी सारे लोगों का घर रोज़ी रोटी, एक लोकल कश्मीरी भी उसमें इन्वॉल्व है तो वो भी बहुत खुश, उनकी पूरी फैमिली बहुत खुश। उसके बाद में एक अटैक होता है, तो कहीं ना कहीं क्या ये अटैक कश्मीर के ग्रोथ पे हम इसको देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ग्रोथ पे अटैक है? ये जो हमला है ये कश्मीर की शांति पर हमला है। ये जो इनके जो आका लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उनसे कश्मीर की शांति और कश्मीर की प्रोग्रेस उनको पची नहीं। उसकी वजह बताता हूँ। वजह यह है, देखिए कि जिस प्रकार से कश्मीर में पिछले कुछ सालों से 5-7 सालों से एकदम से प्रोग्रेस हुई और जो ट्रेडिशनल तरीके थे उनको पत्थरबाजी इधर ये वो तमाम कहीं ना कहीं एक बैक सीट में, बैक बर्नर में चले गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीरी का माइंडसेट क्या है कि कश्मीरी ने अपनी 2 जनरेशन्स को इस आतंकवाद की ज्वाला में झुलसते हुए देखा है और जब ये उन्होंने देखा उसके बाद पिछले 5-7 सालों में जिस प्रकार से वहां पर प्रोग्रेस हुई, शांति आई। मैं खुद विटनेस हूं, मैं खुद गया हूं 2022 में भी 2023 में भी, और कश्मीर में श्रीनगर या जम्मू नहीं, मैं गया हूं कुपवाड़ा और अखनूर और ऐसी फॉरवर्ड एरियाज में जो कि बारामूला डिस्टर्ब हुआ करते थे। हालात जमीन आसमान की तरह से चेंज हो गए हैं और यही चीज उनको नहीं पता पड़ रही है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हमें इस बात पे गौर करने की आवश्यकता है कि वाई पहलगाम, क्योंकि कश्मीर की लगभग 70-80% जो रेवेन्यू है वो टूरिस्ट से आ रही है आज की तारीख में। आपने बिल्कुल सही कहा, 2.56 करोड़ टूरिस्ट लास्ट ईयर पहुंचा था। पहलगाम को इसीलिए उन्होंने चुना कि वो नहीं चाह रहे कि कश्मीरी जो है वो शांति का आदी हो जाए, वो नहीं चाहते कि कश्मीरी प्रोग्रेस का आदी हो जाए और जो उनका एजेंडा है वो फिर उसके बाद वहां चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये जो हमला किया है वो कश्मीर की शांति पे किया है। अब इससे असर क्या पड़ेगा? देखिए असर ये पड़ेगा, अब पड़ेगा नहीं, पड़ चुका है। सारे होटल्स खाली पड़े हैं, कोई टूरिस्ट वहां जाने को तैयार नहीं है। लोगों ने अगले 4-5-6 महीने के उससे पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट हो गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि आज की तारीख में कश्मीरियों का जो रिएक्शन है, आज से पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ऐसे इंसिडेंट के बाद कश्मीरियों ने एक तिरंगा उठा करके और इस इंसिडेंट की निंदा की। एक भी इंसिडेंट की आज तक निंदा नहीं हुई। अब जब बुरहान वानी जैसे लोग मरते हैं तो लाखों लोग उसके जनाजे में जाते हैं। तो ये जो शिफ्ट है वो एक एवरेज कश्मीरी के सोच में शिफ्ट है, और सोच के मैंने वजह बता दी आपको। वजह यह है कि वो कश्मीरी अपनी आने वाली 2 जनरेशन्स को इसमें झुलसता हुआ नहीं देखना चाहता, लेकिन यही पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की आर्मी को ये उसको उनके पाकिस्तान की आर्मी को मंजूर नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस पे हमला किया। अब परिस्थिति ये है, जब मैं वहां हुआ करता था, मैंने बहुत साल 1.5-2 दशक वहां मैंने कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में निकाले हैं। तो जब वहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जो कि भारत के खिलाफ थी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जो कि फेंस किनारे पे थी, खिलाफ नहीं थी, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो हमारे साथ भी नहीं थे। आज मुझे लगता है कि लगभग 99% और मे बी मोर जो है वो शांति चाहते हैं। 99% और मे बी मोर प्रोग्रेस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, और वो हो रहा है। लेकिन जो 1% है, 1% तो डायरेक्ट जो लोग हैं, वो 1% अगर आप उसको रियल नंबर्स में काउंट करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या है, वो नहीं चाहते। तो ये लोगों की ओपिनियन को स्विच करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा मानना है कि वहाँ के लोग जिस प्रकार से तरक्की कर रहे थे, तो ये आप पूरी तरह से समझ लें कि ये हमला अर्थव्यवस्था पर, ये हमला शांति पर, बेसिकली इट्स एन अटैक ऑन पीस इन कश्मीर। उनको वहाँ की शांति नहीं पच रही थी, डेवलपमेंट ऑन इन कश्मीर। वो 500 रुपये दे के पत्थर नहीं मरवा सकते थे, क्योंकि वो आदमी 1000 रुपये घोड़ा चला के कमा रहा था। तो बहुत डेलिबरेटली प्लान्ड, इसको बोलते हैं प्लान्ड, डेलिबरेटली
मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन है। महीनों तैयारी हुई है इस ऑपरेशन की। टेररिस्ट आए थे वहाँ से क्रॉस द बॉर्डर से, उन्होंने किस तरीके से जो बिल्कुल जैसे कोल्ड ब्लड शेल जिस तरीके से, बिल्कुल मतलब उनके दिल में उनके जहन में कुछ ऐसा था ही नहीं, मतलब इतने वेल ट्रेंड जिसको कह सकते हैं, बिकॉज एक हथियार को चलाने के लिए भी आपको बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, थॉट प्रोसेस चाहिए, आपको एक विजन चाहिए, जिस वजह से एक आप मिशन पे निकलते हो कि आपको ये आपका टारगेट है, एंड आपके जो भी उस्ताद हैं जो भी हैं वो आपको बताते हैं ये आपको करना है। तो वो जिस तरीके से करा गया सर, ये जो घिनौना एक्ट पूरा उन्होंने करा है, जो वहाँ पे टेररिज्म और जो बाहर से सैलानी आए थे उनको मारा है, इसको किस तरीके से देखते हैं सर? देखो, ये जो रेडिकलाइजेशन ऑफ माइंड है, अब इसका आप वापस, क्योंकि वो अभी का टाइम में हुई है ये बात, जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ। हाँ। आप देखो क्या हुआ था उधर, कैसे आप किसी आदमी को, इंसान को इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर सकते हैं। वहां पर एक ये दिस थिंग इज, इट विल नेवर गो आउट ऑफ माय मेमोरी, कि एक लेडी है, उसके शी इज ब्लीडिंग और उसको पूरी तरह से उसके कपड़े उतार रहे हैं, उसको कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये देखा सबने, उसको आप जाकर के टच, क्या, व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट इज दिस? ये माइंड सेट जो है, जो उनका एजुकेशन इकोसिस्टम है, जो कि उनको शुरुआत से, इसीलिए मैं असीम मुनीर के लिए कहता हूं ये मदरसा ट्रेंड है, मदरसा एजुकेटेड है। धार्मिक उन्माद इसके दिमाग में है, और वही उन्माद उसको इतना ज्यादा बढ़ा करके इनको दिया जाता है। कोई इंसानियत है ही नहीं। आप मुझे बताएं यार, कि बॉक्सिंग में भी दोनों के ग्लव्स बराबर होते हैं तभी बॉक्सिंग शुरू होती है। आप कैसे कोल्ड ब्लड में लोगों को मार डालेंगे? लेकिन ये सब आपको बताया जाता है जब आप इतने से हैं, तब से जो एजुकेशन इकोसिस्टम है उसको क्रैक करने की जरूरत है। जब ये बोल रहे हैं कि आपके अलावा किसी और को रहने का हक नहीं है, और अगर आप किसी काफिर को मारेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी या जो भी वड़ेवा, तो दैट इकोसिस्टम आज की तारीख में कम होता जा रहा है। लेकिन वो चीज है कि आपको जन्नत, आपने जो पहली जन्नत थी जमीन की, उसको तो जहन्नम बना दिया। कश्मीर तो जन्नत थी, और फिर आप जन्नत में जाके वहां पर देखने ख्वाब देख रहे हो जिसको, जो आपने देखा। तो मेरा ये मानना है कि ये इतना जबरदस्त इनका ब्रेन वॉशिंग होती है, इतना जबरदस्त इनका इंडॉक्ट्रिनेशन होता है, हेट्रेड। जब तक आपके दिल में बहुत ज्यादा नफरत नहीं है, तब तक आप इस प्रकार का काम कर ही नहीं सकते। हमारे तो इतिहास में यही पढ़ाया गया है कि आप जब तक, आप अगर रथ पे हैं तो रथ वाले से लड़ेंगे, पैदल हैं तो पैदल वाले से लड़ेंगे, महारथी हैं तो महारथी से लड़ेंगे। ये है भारत का इतिहास, ताकत है। वो ऐसा नहीं होता कि आप एक महारथी हैं और एक चींटी जैसा आदमी है उसको 4 गोली मार दें। ये चीज उनके दिमाग को खराब करने के लिए करके उनको बताई जाती है। और मैं फिर बताऊंगा कि इसके लिए जो इकोसिस्टम है, अभी हमको लग रहा है कि कश्मीर में हालात सुधर गए, लग रहा है सुधर रहे हैं सुपरफिशियली, क्योंकि जो सन 47 से लेकर आज तक हेट पड़ता आया है, वो 4 साल में वो ठीक नहीं हो सकता। उसको ठीक करने के लिए जो अगली जनरेशन है उनको यकीन करना पड़ेगा कि वो इस प्रकार का कोई काम न करें, न होने दें। और वो तभी होगा जब आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये जो चीजें हैं, ये जो ब्रेन वॉशिंग है, ये जो एजुकेशन, इसीलिए जरूरी है कि जहां भी आप जाएंगे तो एजुकेशन अगर ठीक है तब हालात सुधर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग इस चीज को समझें और कहीं ना कहीं इसको टारगेट करने की जरूरत है। सर, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की बात करना चाहूँगा, मैं कुछ समझना चाहूँगा आपसे दैट इंडियन मिलिट्री की जो कैपेबिलिटीज़ है, जब लोग
ऑन स्क्रीन आके बहुत गलत बयानबाजी करते हैं कि रिगार्डिंग पाकिस्तानी मिलिट्री एंड कंपैरिजन ऑफ इंडियन मिलिट्री, जो कि है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। बट अगर हम एक इन जनरल जितने लोग सुन रहे हैं उनको एक बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बताना चाहें कि द कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडियन मिलिट्री एंड द आर्म फोर्सेस क्या है, तो वो सर देखो क्या होता है कि मैं इसके सवाल का जवाब एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देना शुरू कर चाहता हूँ। चाइनीज वॉर फाइटिंग प्रिंसिपल, जो उनकी जो फिलॉसफी है वॉर फाइटिंग फिलॉसफी, और ये चाणक्य के ज़माने से ये तो सारा, क्योंकि जो दुनिया में आज हो रहा है वो भारतवर्ष में सैकड़ों हजारों साल पहले हो चुका है। हमें घमंड होना चाहिए इस बात का कि हमारी जो बाकी लोग जीसस क्राइस्ट, ये वो बाकी हम लोग लाखों साल से हैं, एटर्निटी से। तो ये हमारी देन है। और जो उनकी वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है, टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग, वो फिलॉसफी होनी चाहिए। आपने देख लिया फाइट करके क्या होता है। रूस जैसी सुपर पावर 3 साल से नाक रगड़ रही है और अब 4 किलोमीटर आगे नहीं बढ़ पाए वो लोग। इजराइल ने गाजा को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन फिर भी हमास काम कर रहा है। न केवल वहां काम कर रहा है, वो यहां हमारे इंडिया में भी काम कर रहा है। ये हमास की इसका जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने 2 बार आपको उससे कंपेयर करके दिखाया 7 अक्टूबर से, वही पैटर्न है बिल्कुल। तो वो होना चाहिए। अब तो जहां तक सवाल इक्विपमेंट का है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वी आर वे अहेड ऑफ पाकिस्तान। न्यूक्लियर वी हैव पैरिटी, लेकिन न्यूक्लियर जो होता है, मैं आपको बताऊं, ये एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल है या न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो दे आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन्स ऑफ पीस। आज लड़ाई क्यों नहीं शुरू हो गई भारत और उसमें? क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो उनका यही मानना था कि न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये डेटरेंस होता है। और जो इसके प्रयोग की बार बार धमकी दे रहा है, उनको डिक्लेयर करना चाहिए कि वो एक आतंकवादी देश है। दूसरी चीज होती है मोरल, मैन, मटेरियल, मोरल। 3 चीजें। मटेरियल की हमने बात कर ली, आपकी ट्रुप्स ट्रेनिंग वाइज, एवरी वाइज 1000 टाइम्स बेटर, और नॉट ओनली विद देम। उसकी वजह होती है, देखिए वो जो मैंने आपको चेटवोडियन मोटो बताया, राष्ट्र प्रथम, मैन नेक्स्ट और मैं लास्ट। जब आपके सेना का जवान ये देखता है, तब वो तत्पर होता है कि आपका कोई भी काम करने को तैयार है। वही चीज आपको ताकत देती है कि आप एक मिग 21 से F-16 को गिरा लेते हैं। अभिनंदन। मिग 21 ऑब्सोलीट, बिल्कुल। F-61 स्टेट ऑफ द आर्ट। तो ये जो गन हमारे पास ज्यादा हैं और ठीक हैं, मैन बिहाइंड द गन हमारे पास ज्यादा हैं और ठीक हैं, और मोराल हमारी आर्मी का हाई है। जैसे इजराइल है, एक उसका बंदा आप पकड़ लो, जब तक उसको छुड़ा नहीं लेंगे वो छोड़ते नहीं। रेड और नेंटे पे 4000 किलोमीटर दूर जाके युगांडा में जाकर के, और वो वहां से नेतन्याहू के भाई थे उसमें, बिल्कुल, उनको जाकर के छुड़ा के ले आए हॉस्टेजेस को। युगांडा की सारी एयरफोर्स खत्म कर दी वहीं के वहीं। तो ये जो चीज होती है ना, ये दिस इज द पावर, दिस इज द ग्रेट। तो छोटा भी अगर होगा। अब दूसरी बात बताता हूं जो टेक्निकल है। 3 चीजें हैं कि इकोनॉमीज डोंट फाइट वॉर्स, वॉर्स आर फॉट बाय मिलिट्रीज। पहली बात, मिलिट्री में साइज जरूरी है, फर्क पड़ता है, लेकिन साइज इज नॉट ऑल दैट इंपॉर्टेंट। उतना आपके पास क्या है उतना फर्क नहीं पड़ रहा। उसमें से आप पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई क्या कर सकते हो। अभी हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 5 लाख आर्मी है, तो जब कहीं एक्शन होगा तो क्या पूरे 5 लाख के 5 लाख आकर के कोटली में बैठ जाएंगे, पहलगाम में बैठ जाएंगे? वो 5 लाख आर्मी जो है, पहली बात तो कच्छ से लेकर के सियाचिन ग्लेशियर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो व्हाट मेक्स डिफरेंस कि अब उसमें से क्या अप्लाई कर पाओगे। अब उनके कुछ कंपोनेंट्स बलूचिस्तान में
लगे हुए हैं, उनके कुछ कंपोनेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में लगे हुए हैं, कुछ कंपोनेंट्स नॉर्दर्न एरियाज में गिलगित बाल्टिस्तान में लगे हुए हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की 5-6 लाख 6.5 लाख की आर्मी है उसमें से आ क्या सकता है. दैट डिसाइड्स. Size of the army does not matter. What matters is how much you can apply at a point of decision. गलवान, डोकलाम या जहां भी एक्शंस होते हैं उनके 100 के करीब हमने मार दिए चाइनीज. कोई 100 के चाइनीज के बारे में बात नहीं करता. इनसे पूछ लेना किसी से भी. हमारे 20 गए और सारी राजनीति उस पर हो रही है कि हमारे 20 जवान मर गए. भाई साहब, फिर बॉक्सिंग का मैं बताता हूं कि भाई कितना भी कमजोर हो 2 मुक्के तो वो भी मारेगा. बिल्कुल. 3 राउंड तो वो भी खेलेगा. कोई भी ट्रायल बाय फायर. तो हमको हमारे क्या कारगिल में नहीं हुआ 527 डेड बॉडीज आई थी. 527 हम तो सारे ले आए, वो तो 800 लोग अपने वहीं छोड़ के चले गए. तो जो मोराल के ऊपर असर करती हैं चीजें वो ये होती हैं. जो पाकिस्तान का जो सैनिक है वो ये जरूर सोचता होगा कहीं ना कहीं कि यार मैं देश के लिए शहादत दे दूंगा और उसके बाद मुझे जनाजा भी ठीक से नसीब नहीं होगा तो मैं क्यों मरूं. ये बात सुनी हुई नहीं, आंखों से देखी हुई है कि जब वो अपनी डेड बॉडी छोड़ के चले गए. ये बात सुनी हुई नहीं है. हमारी यूनिट के कर्नल कृष्णा स्वामी के साथ ये बात हुई है कि उनको पाकिस्तान की सेना के लोगों को जो वो खत्म हो गए थे तो वहीं पर खाना खाने के डब्बों से खोद खोद करके उनका बरियल किया था. तब उनके सैनिकों ने कर्नल कृष्णा स्वामी को कहा था कि हमारे जैसा आपके जैसा एक भी अफसर हमारे पास होता तो हम हमारी आर्मी कभी सरेंडर नहीं करती. ये अंतर है. कुछ सालों पहले तक हम लोग देखते थे जो यूथ है वो स्टोन पेटलिंग और प्लस राइट्स प्रोटेस्ट इसमें इन्वॉल्व होता था. अब कहीं ना कहीं क्योंकि उनको वो 500,000 रुपये उसके लिए मिल जाते थे, अब कहीं ना कहीं वो 40, 50, 60,000 रुपये महीने के कमा रहा है फ्रॉम टूरिज़्म. तो कहीं ना कहीं जो अक्रॉस द बॉर्डर आकर लोग बैठे हुए हैं उनको वो चीज़ हर्ट कर रही है कि अब उनको यूथ नहीं मिल रहा टू गैदर टू उनके जो काम उनको करवाने होते हैं किसी से तो वो करवाने के लिए लोग नहीं मिल रहे ऑन रिस्पेक्टिव नंबर्स. जब आपका ये माइंड सेट हो जाता है कि आप आने वाली 1-2 जनरेशंस को और कितने भी को आप आतंकवाद की ज्वाला में झोंकने के लिए तैयार नहीं है, तभी ये काम डेवलपमेंट शुरू होता है. और यही चीज जो कि उनकी ताकत थी, उनकी ताकत यही थी कि जो वहाँ का यूथ था वो डिसोरिएंटेड था. जो वहाँ का यूथ था वो जो डेवलपमेंट के जो पैसा भारत सरकार से वहाँ जा रहा था वो पैसा कहीं ना कहीं you call it what I don't want to use words, लेकिन वो पैसा मिसअप्रोप्रिएशन किया हो रहा था और कहीं और जा रहा था. तो अब उनको दिखाई दे रहा है कि वो जो चाहते हैं बिना मरे हो सकता है, वो जो चाहते हैं बिना किसी के आतंक के साए में रह करके हो सकता है. ये जो कश्मीरी का माइंडसेट चेंज हो रहा है और जो मैंने परसेंटेज बताई इतनी बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी को मंजूर नहीं है. और यही वजह है कि ये इस प्रकार की उन्होंने हरकत करी. पहले उन्होंने साउथ ऑफ पीर पंजाल को एक्टिवेट करा और ये डेस्परेटली कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोसेस जो डेवलपमेंट का शुरू हो गया है कश्मीर में उसको डिरेल कर दें. लेकिन कुणाल, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट और मैं बता दूं आपको कि ये इस प्रकार के उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे और इस बार उनको ऐसा ब्लो दिया जाएगा कि उनको पता नहीं पड़ेगा व्हाट इज हिटिंग देम फ्रॉम वेयर. कुछ पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज ये भी स्टेटमेंट्स दिए ऐसे मीडिया में दैट इट वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर जो अटैक हुआ. तो इस पे क्या कहना है सर? दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसी किसकी है कुणाल? मोसाद. इजराइल. यस. शिन बेट्स. इतना बड़ा हमला हो गया, 1200 लोग उन्होंने खत्म कर दिए. कुछ पता है, मेरा कहने का सिर्फ मैं कोई जस्टिफाई कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आपका इंटेलिजेंस का जो एपरेटस जो सिस्टम है, अगर आपके उसके मैं वजह बताता हूं इजराइल में क्यों हुआ. क्योंकि इजराइल में जो फलस्तीनी का करके घरों में काम करते हैं कहीं ना कहीं वो मोल्स थे. उन्होंने इंटेलिजेंस को तो
ये कह रहा हूं कि जो इकोसिस्टम टेररिस्ट के सपोर्ट का भारत में बना हुआ है, वो इकोसिस्टम जब तक इफेक्टिव रहेगा, जिसमें स्लीपर सेल्स भी हैं, ओवरग्राउंड OGWs भी हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, और वो स्लीपर जो सिस्टम इकोसिस्टम है, टेररिस्ट के सपोर्ट सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिर्फ कश्मीर में नहीं है। मैंने शायद, अगर आपको याद हो, शुरू में भी कहा था कि पाकिस्तान का रियल एजेंडा इज नॉट कश्मीर, पाकिस्तान का रियल एजेंडा इज टू रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट। Bleed India by 1,000 cuts is their modus operandi, this thing, and agenda is. तो इसकी वजह से ये लोन वुल्फ टाइप ऑफ ये जो अटैक्स होते हैं, ये संभव हैं। इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से हमको इस बात की देखभाल करनी पड़ेगी कि कहाँ गलती हुई। निश्चित रूप से इसका होगा और इसका समाधान निकलेगा, इसमें आप निश्चिंत हो जाएं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की चीजों को अभी जब हालात टेंस हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और पूरी दुनिया दो एटॉमिक शक्तियों को आपस में युद्ध शुरू करते हुए देखना चाहती है, तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के विषय को अभी उठाने की आवश्यकता नहीं है। जांच शुरू हो गई है और कहाँ क्या गलती हुई, गलती मैं बता रहा हूं कि उन्होंने 2 महीने तक इसकी तैयारी करी है। पूरी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट इसमें लगा हुआ है। तो ये इस प्रकार की बातें होना संभव है। कुछ गलती मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ वो है जिसको कि हमने कहीं ओवरलुक किया। मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर से ज्यादा इस बात पे करना की कोशिश करूंगा कि हम लोग भी उसके लिए जिम्मेवार हैं। वहां जो कश्मीर में कहा जाता रहा है, और नॉट ओनली नाउ दिस 10-15 साल, बहुत सालों से कहा जा रहा है कि क्योंकि कश्मीर में आने वाला जो टूरिस्ट है, जो सैलानी है, वो कश्मीर की अर्थव्यवस्था का स्तंभ है, इसलिए उन पे कोई हमला नहीं करेगा। मैं खुद गिल्टी इस बात के लिए फील, क्योंकि मैंने हजारों लोगों को कहा है कि यार, किसी ने, मेरे मित्रों ने मेरे से पूछा कि कश्मीर जाएं, हाउ सेफ, मैंने कहा कि स्टे अवे फ्रॉम द आर्मी, यू आर वेरी सेफ। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा जो था सिस्टम इस प्रकार का बना था, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के ऑल इज वेल 1 2 सैलानियों पर कोई हमला नहीं होगा, यहां चूक हुई है। और अब उनको सैलानियों पर हमला क्यों करना था, वो मैंने बता दिया आपको कि वो इसको इंटरनेशनलाइज, अपनी रेलेवेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान 370 हटने के बाद, इनफैक्ट 2016 के बाद से पाकिस्तान कंटिन्यूअसली अपनी रेलेवेंस लूज कर रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक झटका लगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद एक और झटका लगा, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं दे वर लूजिंग ग्राउंड। तो इस वजह से उन्होंने ये काम किया। जो लोग आए थे, दे वर वेरी वेल ड्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, कैमराज, वीडियो कैम सब लगा हुआ था, हाई एंड इक्विपमेंट्स उनके पास में थे, वेल ट्रेंड थे। वो अपना पूरा यहाँ पे जो भी वो करने आए थे वो करते हैं दुष्कर्म, उसके बाद में वो निकल जाते हैं। हमारे पास में डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है दैट नाउ पाकिस्तान हैज़ शट डाउन इट्स एंटायर एयर स्पेस फॉर इंडियन एंड इंडियन ओरिजिन प्लेन्स टू ट्रैवल, यूज़ द एयर स्पेस। अभी कुछ टाइम से न्यूज़ आती है उसके बाद में दैट जो चाइना है, दे आर हेल्पिंग पाकिस्तान, गिविंग देम द मिसाइल्स एंड द वेपनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री वाला पार्ट। ईरान सेड दैट हम मीडिएट करने को रेडी हैं, है ना, अगर इंडिया और पाकिस्तान चाहता है तो। अमेरिका सेड कि ये पूरा जो मैटर है ये इंडिया विल हैंडल दैट, है ना। रशिया ने ऑलरेडी अपने टूरिस्ट को बोल दिया है कि डोंट ट्रैवल टू, एडवाइजरी इशू कर दिए, डोंट ट्रैवल टू पाकिस्तान, जो ऑलरेडी हैं वो वापस जाइए। अगर हम पूरा इकोसिस्टम में पूरा वर्ल्ड का जो देख रहे हैं, जो टॉप एंड लीडर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर इनटू इंडिया सपोर्ट नाउ, फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री, इन लाइक माई एज टिल नाउ, मैंने पहली बार देखा है कि इतना ब्लाइंडली सपोर्ट इंडिया को पूरे वर्ल्ड से मिल रहा है। और पाकिस्तान को 1-2 जगह हैं जहाँ से उसको ये चीज़ें हो रही हैं, वो भी आई थिंक बिकॉज चाइना का CPEC कॉरिडोर उससे इफेक्ट हो सकता है, तो उसको वो शायद डर होगा, तो मे बी शायद पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये बोल दे।
इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं सर? ये पहली बार हुआ है कि एक पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट रेजोल्यूशन यूएन में पास हुआ है जिसमें चाइना ने वीटो नहीं किया। चाइना वहां पर था। चाइना का अपना एजेंडा है। आप मुझे बताओ 65 में चाइना ने क्या हेल्प करी पाकिस्तान की, 71 में क्या हेल्प करी पाकिस्तान की, एक बंदा उन्होंने डिप्लॉय नहीं किया। 99 में क्या हेल्प करी, चलिए वो 75 तो बड़ी दूर की, 99 तो चाइना की डोर स्टेप में बिल्कुल सामने लड़ाई हो रही थी पूरी। ये चाइना का काम करने का तरीका नहीं है। चाइना ने उनको दिया है हथियार तो वो उनको मकसद से दे रहे हैं। और ये मानना कि अगर एस्केलेट होता है तो चाइना उनकी तरफ से लड़ेगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर होता है तो हम तैयार हैं, इसमें भी कोई शक ना हो किसी। 2.5 फ्रंट वॉर के लिए हम लोग तैयार हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो वर्ल्ड के लोग होते हैं वो टेरर के विक्टिम्स के साथ होते हैं, ना कि टेरर एनेबलर्स के साथ। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया, चाहे वो ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे वो तुर्की हो, कोई भी हो, जिनके पूरी तरह पाकिस्तान जिनके ऊपर डिपेंडेंट था, वो सब इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमने यूनिलेटरली इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दी। कोई वर्ल्ड का रिएक्शन किसी इस्लामिक देश से नहीं आया, किसी यूएस, रशिया, चाइना से नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि यही इस बात को करने की आवश्यकता है। इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ी गलती थी हमारी। उस समय क्या हालात रहे थे, हमको एक पता नहीं कितने लोगों को इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, मैं बताता हूं कि 99.99% इंडिया डज नॉट नो व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी। सर, इट विल बी एन ऑनर टू फॉर ऑल ऑफ अस कि एक बार थोड़ा सा एक ब्रीफ में जरूर मैं पूरा समझा दूंगा पॉडकास्ट से बाहर या इसी में समझाऊं। एक बेसिक इन जस्ट देखिए क्या था कि जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद नेचुरली आपको रिवर वाटर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। तो काफ़ी पॉलिटिक्स चली, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन आप देखो कि 47 में पाकिस्तान का जन्म हुआ। हम तो खैर लाखों साल से हैं और 13 साल हमको लग गए इस ट्रीटी को फॉर्मलाइज करने के लिए। और 1960 में वो भी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ ट्रीटी हुई। अब इसमें क्या है कि 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं और 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं। अब मैं यही बता रहा हूँ कि आपको उन्होंने क्या ट्रीटी है कि उन्होंने तीनों वेस्टर्न रिवर्स के वाटर पे राइट पाकिस्तान को दे दिया। ये वेस्टर्न रिवर्स कौन है? इंडस, झेलम, चनाब। और ईस्टर्न रिवर्स कौन है? रावी, सतलुज, बियास। अब मैं लोगों को ये बताने का, कितने लोगों को पता है यहाँ पर कि बियास एक ऐसी नदी है जो कि रोहतांग ला से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष में है, और वो हरिके में जाके खत्म हो जाती है, जो भी भारतवर्ष में। तो वो तो नदी है ही नहीं जिसपे कि पाकिस्तान का पानी है। तो जो इफेक्टिवली जो हुआ था मेरे समझ से वो ये था कि हमने तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट नदियों का पानी 80% पाकिस्तान को दे दिया और सिर्फ 2 नदियों का पानी हमने रखा, रावी और चिनाब, रावी और सतलुज। क्योंकि बियास के पानी पर किसी का हक नहीं है, वो भारत से, कल तो वो कह देंगे चंबल का पानी भी हमें दे दो, कृष्णा कावेरी का भी दे दो, गोदावरी का भी दे दो, गंगा का भी दे दो। वो उनके पास जा ही नहीं। तो ये वजह क्या रही उसके अलावा क्या हुआ था कि जब भारत एक था तो जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हुआ था वो ईस्टर्न साइड में हुआ था। तो हमने पहली बात तो उनको पानी तमाम नदियों का दे दिया। उसके बाद सालों तक हम उनको अरबों रुपए देते रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। कोई और देश होता तो वो जिंदगी भर के लिए भारत का गुलाम बन जाता। सारा पानी दे दिया और उन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमने उनको पैसे दिए, सालों पैसे। आप मुझे बताओ कि कौन देश इस प्रकार की संधि को करता है? लेकिन हो सकता है उस समय ये विचार रहा हो कि भाई हम बड़े भाई हैं और छोटे भाई के घर में खाना बनता रहे। क्योंकि क्या है कि जो जिस प्रकार का ज्योग्राफिकल लेआउट है, अगर इंडस का और झेलम का और चनाब का पानी बहेगा नहीं पश्चिमी पाकिस्तान में, तो वहां पर अकाल हो जाएगा।
डेजर्ट बन जाएगा। तो इसलिए क्या वजह रही थी उसको आप छोड़ दें, लेकिन लॉपसाइडेड, हेविली लोडेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान ये ट्रीटी थी। मेरे हिसाब से इतना लोगों को समझने के लिए काफ़ी है। अब हमने उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, वो एहसान फरामोशी दिखाते रहे। 65 में उन्होंने हम पे हमला कर दिया, 71 में फिर कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत थी कि हम कैसे इसको रिवोक कर सकते हैं। पाकिस्तान के सर कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स थे, वो उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये जो वाटर लेवल है ये 60 साल बाद इतना आया है कि वो था ही नहीं, कभी हमने आज तक देखा ही नहीं। अब वो मुजफ्फराबाद का जो नेबरिंग पूरा बेल्ट एरिया है ना, वहाँ पे फ्लडेड लाइक सिचुएशन हो गई। तो अब जो रेस्क्यू टीम्स है, आर्मी है और जो भी पाकिस्तान वो पूरा वो वहाँ कुणाल, ये वेपनाइजेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, बिल्कुल बिल्कुल। आपको जान देने की जरूरत नहीं है, आप इससे मार दोगे उनको। और इसके बिल्कुल क्लियर वो हैं कि यू कैन, अब अमेरिका ने भी तो CTBT से निकल गया बाहर, या IRBM उससे बाहर निकल, जो जिसकी जहाँ मर्जी। व्हेन इट कम्स टू एक्सिस्टेंशियल थ्रेट टू यू और व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस, यू कैन यूनिलेटरली, ये उसमें जो है उसमें 65th और सम पैराग्राफ इज देयर, वहाँ पे लिखा हुआ। प्राइम मिनिस्टर का विजिट प्लान था कश्मीर में, और उससे पहले अगर मैं और थोड़ा सा पहले चलता हूँ तो POK के अंदर में कुछ फॉरेन एलिमेंट्स आते हैं, वहाँ पे एक मीटिंग होती है। उसके बाद में कुछ लोग अक्रॉस द बॉर्डर यहाँ पे उस चीज़ को प्लान करते हैं। कुछ टाइम लगता है इस पूरी प्लानिंग में, लोकल कश्मीरी कुछ लोग हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, और फिर एक अटैक प्लान किया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या ये अटैक कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर में होने वाला था, जो शायद उनका जो प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो टूरिस्ट के ऊपर होके रह गया? नहीं, ये थोड़ा, इससे मैं थोड़ा सा अलग मेरा व्यू है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमला, इसका टाइमिंग मैं बता, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमला सिर्फ मोदी पे होता तो उसका कोई क्या उसका रेपरकशन होता अगर आप प्रधानमंत्री को, तो आपके विद इन नो टाइम देयर वुड हैव बीन वेरी सीवियर रिएक्शन। अब उनका मकसद ये था कि ये हमला ऐसे समय पर किया जाए जिससे कि उनकी रेलेवेंस पता पड़े। अब क्या हो रहा था पिछले कुछ दिनों में, जिस प्रकार से कश्मीर के हालात बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को और दुनिया को ये लगना शुरू हो गया था कि जो पाकिस्तान का रेडिकल इस्लामिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि अब कश्मीर जो है पूरी तरह से इंटेग्रेट हो गया है। वहाँ पर इलेक्शंस हो गए हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो गए हैं, असेंबली के इलेक्शंस हो गए हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ज़बरदस्त इकोनॉमिक बूम वहाँ पर आया हुआ है और बहुत शांति से सारे काम हो रहे हैं। तो ये उनको कहीं ना कहीं मंजूर नहीं था। तो वो क्या होता है, जैसे हमारे क्या कहते हैं ना कि जब 9 ग्रह सही जगह बैठते हैं तो तभी जाकर के एक्शन करना चाहिए। तो वो उन ग्रहों को सही जगह बैठाने की कोशिश कर रहे थे। वो हो सकता था ये भी करते, लेकिन आप देखिए कि टाइमिंग कब चूज किया उन्होंने। टाइमिंग, आपके प्रधानमंत्री सऊदी अरब जा रहे हैं। अब आप सोचें कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी अरब में इतना ज़बरदस्त उनका स्वागत हो रहा है, और न केवल सऊदी अरब में, जिनको पाकिस्तान पहले अपना साथी समझता था, वो तमाम देशों ने नरेंद्र मोदी को कहीं अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया हुआ है, वो कर रहे हैं, कहीं अबू धाबी में मंदिर बन रहा है। तो उनका जो पहले जो वेस्ट एशिया का जो माइंडसेट था और पैसा जो कि इस प्रकार के कामों में, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में वो लगाते थे, वो वेस्ट एशिया के देशों को पता लग चुका है कि टेररिज्म और फ्यूल अलोन विल नॉट टेक देम एनीवेयर। तो वो ओपन आउट हो रहे हैं। आज आप देखिए सऊदी अरब में महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए मौका दिया। वहाँ पर फैशन शोज चल रहे हैं, फैशन शोज। तो उनको ये पता लग गया है कि उन देशों को कि उनको अगर आगे प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, तो उनको इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, ट्रेड रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, अपने इन चीज़ों को डाइवर्सिफाई। तो मैं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट उतनी इसके नहीं है। वो पाकिस्तान की जो मदद हो रही थी वो बंद हुई या कम हुई। अब उस देश में जब आपके प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो जब वो लैंड वहाँ करेंगे, तो बजाय ये हेडलाइन होने के कि मोदी अराइव्स इन रियाद और व्हेरेवर ही वाज गोइंग, हेडलाइन विल बी कि कश्मीर में हमला, कश्मीर में कुछ नहीं। तो ये उनका एक उद्देश्य था। दूसरा, JD वांस वो भारत आए, भारत आए, लेकिन
अमेरिका का, पाकिस्तान का उन्होंने टूर नहीं किया। नॉर्मली क्या होता था कि ऐसे टूर, ये इंडोनेशिया का भी प्रेसिडेंट, उन्होंने भी पहले जा रहे थे, वो कैंसिल किया। तो जब वो आए, अब ऐसे समय पर जब कुछ होगा तो वो मैसेज सीधा पूरी दुनिया को जाएगा, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को जाएगा, यूएस को जाएगा कि वी आर स्टिल रेलेवेंट, हमसे मिलो, हमारे पास नहीं आ रहे हो लेकिन हमारे पास आओ, बिकॉज वी आर स्टिल रेलेवेंट। कश्मीर, नॉट ऑल इज वेल इन कश्मीर। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा जबरदस्त टाइमिंग करके हमला किया है, और ये हमले की प्लानिंग 1.5-2 महीने से हो रही है, क्योंकि उनको पता था कि कब प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया जाएंगे, कब जेडी वांस यहां पर आएंगे, और उसके अलावा क्या उनको करना है। तो ये बहुत जरूरी था। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि ये टाइमिंग अपनी रेलेवेंस को रीइटरेट करने के लिए पाकिस्तान की रेडिकल इस्लामिस्ट आर्मी ने किया। जो कॉमन यूथ है दोनों साइड, दोनों नेशंस, चाहे इंडिया की बात करें चाहे पाकिस्तान की बात करें, एक आम आदमी दोनों देशों में वो नहीं चाहता कि जंग हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इम्पैक्ट और इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं वॉर के। बहुत सारे लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट और बेसिक नेसेसिटीज़ पे गवर्नमेंट खर्च करती है, वो सारा डाइवर्ट हो जाता है फॉर द डिफेंस। अगर हम बात करें बोथ साइड्स ऑफ फॉरेन रिजर्व्स की, तो पाकिस्तानी फॉरेन रिजर्व्स आज के डेट में अप्रॉक्सीमेटली 14-15 बिलियन डॉलर्स का है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया जहाँ पे 650 to 700 बिलियन है। तो एक ऐसा देश जिसके पास में फॉरेन रिजर्व्स भी नहीं है, जिसके पास में 3 से 5 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते का आपका जेट का फ्यूल बचा हुआ है, अगर वो फुल स्केल वॉर पे जाता है, तो वो एक देश और उसकी जो पूरी इकोसिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये एक स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स दिए जा रही कि हम तैयार हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सर आपको नहीं लगता कि पूरी नाइंसाफ़ी हो रही है उस जनता के ऊपर में भी, जो कि अपने लीडर्स को ट्रस्ट करके बैठी है पाकिस्तान के अंदर? देखो कुणाल, कल मैं एक नेशनल चैनल पे था, एक वहाँ पाकिस्तानी मित्र भी थे, और उनका ये मानना था कि वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से। मैंने पूछा भाई क्यों खुश हो? कहता कि इसकी वजह से हमारे देश में एकता हो गई। ये जब माइंडसेट, आपके देश का माइंडसेट ये है, आप दूसरे देश की नेशनल चैनल के ऊपर जाकर के इस प्रकार की बात कर सकते हैं, ये माइंडसेट है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के औकात नहीं, ये जो रिएक्शन पाकिस्तान का आ रहा है, मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था कि डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है। ये रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेट इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन आउट ऑफ फियर आया है, और वो जो फियर है, वो फियर लड़ाई का नहीं है कि भारत ने युद्ध छेड़ दिया। हमने तो एक जीप भी मोबिलाइज नहीं करी अभी। हमारे आर्मी कमांडर साहब तो अभी थोड़ी देर पहले पहलगाम, चीफ ऑफ द आर्मी पहलगाम जा होकर के आए अपने, कोई हमने मोबिलाइजेशन नहीं किया। उसके बावजूद इतना डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है उनका, कि उनके लीडर्स बात कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, लहू बहा देंगे, खून बहेगा, दरिया बहेगा। उनका एक बंदा कहता है कि हमने 130 बम उधर कर रखे हैं, शाहीन वहाँ लगा रखी है, और उनके आर्मी वालों में मोबिलाइजेशन हो गया, उनके डिविजन्स बाहर आ गए। जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको बंद कर दिया है, लॉन्च पैड्स को खाली करवा लिया है, गाँवों को खाली करवा लिया है। ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज आउट ऑफ फियर। एंड फियर किस बात का? 2 बातें बताई थी मैंने। फियर भारत की पॉलिटिकल विल और मिलिट्री कैपेबिलिटी का कंबाइंड फियर है, और यही फियर उनको बाध्य कर रहा है कि वो, हर नेता उनका कह रहा है कि हम परमाणु शक्ति का प्रयोग करेंगे। हमने परमाणु शक्ति होटल में सजाने के लिए नहीं लगाई हुई है, और यही चीज़ मैं कह रहा हूं कुणाल, इसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जाके बताना चाहिए पूरी दुनिया को कि ये देखो कितनी इर्रेस्पॉन्सिबल कंट्री ये है। इनकी सारी एड बंद होनी चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से आ रही है, चाहे वो IMF से आ रही है, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से आ रही है, चाहे कहीं से भी आ रही है। तो ये चीज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे रेडिकलाइज्ड देश में परमाणु शक्ति का होना विश्व के लिए घातक है, विश्व के लिए घातक है।
आप मेरे को एक पॉलिटिकल लीडर या एक मिलिट्री लीडर बता दो जिसने पिछले 4-5-6 दिन से ये कार्रवाई हो रही है, किसी ने बम इसकी बात करी हो या युद्ध की भी बात करी हो। हम तो सिर्फ ये कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने कि जो ये लोग हैं इनके परपेचुएटर्स हैं, इनको तैयार करने वाले हैं, इनको भेजने वाले हैं, उनको सबक सिखाएंगे। हमने आज भी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान देश पे हमला करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आतंकवाद की जड़ है, कुणाल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बंदा, वो सबसे छोटा प्यादा है। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इको सिस्टम है, उनका सपोर्ट सिस्टम है, वो दूसरी लेयर है। और असली जो दिमाग है वो पाकिस्तान का है। तो जो लोग अभी आज बात कर रहे हैं, अभी ये जो भी हर एक कह रहा है कि भाई एक सर्जिकल स्ट्राइक और कर दो, एक बालाकोट और कर दो, ना, सर्जिकल स्ट्राइक से आपने टेररिस्ट मारे, बालाकोट से आपने टेररिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म किया, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप इसकी नर्व के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और नर्व है पाकिस्तान की आर्मी, और सबक पाकिस्तान की आर्मी को सिखाया जाएगा। कुणाल, पाकिस्तान की आर्मी को सिखाया जाएगा। एस जयशंकर सर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, अब इन्होंने जिस तरीके से एक पूरा परिभाषा जो फॉरेन अफेयर की, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में रिलेशनशिप बिल्डिंग की जो एक क्रिएट करी है, वो आज से पहले हमने कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे ब्लंटली, ओपनली, स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए, सपोर्ट करते हुए, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग हो, इन द पास्ट लाइक 3-4 ईयर्स हमने देखा है ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आए जब गवर्नमेंट के ऊपर में एलिगेशंस लगे, अलग कंट्रीज़ ने लगाए, बट ही वॉज स्टैंडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक अ पिलर कि जो इंडिया का स्टैंड है वो ये है, इंडिया कैन ओपनली डू थिंग्स, हम इंडिपेंडेंट हैं, सारी चीज़ है। सो इस पे आपका क्या टेक है? वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद बहुत समय बाद मैं इसको भी आगे भी बताऊंगा, अगर आपने वो पूछा, नहीं भी पूछोगे तो मैं अपने आप से बताऊंगा कि एक ये सरकार की ताकत है जब आपके पास कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी और विजन है। आज से पहले हमने कभी इस प्रकार की बात नहीं सुनी है, कहीं देखी कि हम 2047 में वी वांट टू बी अ डेवलप्ड नेशन। उसकी वजह से आपका जो फॉरेन पॉलिसी है या डोमेस्टिक पॉलिसी भी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, कि आप किस प्रकार के पावर प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू बी अ रीजनल पावर, यू वांट टू बी अ ग्लोबल पावर, ये तमाम चीज़ें जो एंटायर इंडियाज नेशनल पावर है, उस नेशनल पावर के कंपोनेंट्स हैं ये। और उन कंपोनेंट्स को चलाने वाले अगर लोग इतने प्रभावी, कहूँगा इफेक्टिव और क्लियर, उनका बिल्कुल माइंड क्लॉग्ड नहीं है, बिल्कुल क्लियर माइंड है, और उससे, और वो कहाँ से आ रहा है? देखिए, मैं बार बार किसी राजनीतिक डिस्कशन में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो तमाम जो होता है वो देश के प्रधानमंत्री की से ये फ्लो करती है आपकी ताकत। और वही ताकत आज आप देख रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे इंडिया की 5 ट्रिलियन की तरफ तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी हो, चाहे हमारे फॉरेन रिलेशंस हो। आज आप देखें कि मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी इज द ओनली हेड ऑफ अ नेशन जो कि जुलाई में रूस जा सकता है, अगस्त में यूक्रेन जा सकता है, उसके बाद पोलैंड और फ्रांस जा सकता है। हम लोग रशिया से तेल खरीद सकते हैं, रशिया से S-400 सिस्टम्स ले सकते हैं, फ्रांस से राफेल ले सकते हैं, और अमेरिका से चिनूक ले सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। ईरान से हम बातचीत कर सकते हैं, ईरान का हम समर्थन कर सकते हैं, और एक भी किसी भी देश ने कोई बात भारत के खिलाफ कुछ नहीं। ये भारत की स्टेबिलिटी, नेतृत्व की शक्ति है। और यही बात मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का रिएक्शन हो रहा है इस पूरे एक्टिविटी का, उस रिएक्शन की वजह 2 है। एक वजह उस रिएक्शन की है भारत के पॉलिटिकल विल और मिलिट्री कैपेबिलिटी। पॉलिटिकल विल और मिलिट्री कैपेबिलिटी की वजह से आप देखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान का जो
जो रिएक्शन है वो बहुत जरूरत से ज्यादा रिएक्शन है, जरूरत से ज्यादा। और यही आई थिंक दिस इज विक्ट्री। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपके पास एक बहुत शक्तिशाली और डिसिप्लिन्ड देश के बारे में सोचने वाली सेनाएं और एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल विल, इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से आज आपका फॉरेन मिनिस्टर लंदन में जाके ये कह सकता है कि पीओके हमारा है, था, रहेगा और हम इसको ले लेंगे। इंडिया के ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, जिस तरीके से उनको चाणक्य भी बोला जाता है पॉलिटिक्स का, प्लस हमने पिछले पास्ट इतने सालों में देखा है कि कोई भी इंसिडेंट होता है उसका जो रिएक्शन और उसका जो तरीका होता है, चाहे वो होमलैंड सिक्योरिटी की बात कर लें, इंटरनल बात कर लें, है ना, वी हैव सीन लॉट ऑफ पीस इन लास्ट 5 to 7 10 years डाउन द लाइन। पहले कभी कहाँ अटैक हो रहा है, कभी कहाँ अटैक हो रहा है। ये इस चीज़ को एक किस तरीके से देखते हैं, जैसे आपने ऑलरेडी बोला लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर एनी कंट्री। तो ऑफकोर्स लीडरशिप, हमारे लीडर वर्ल्ड के लीडर हैं वो आज की डेट में, बिकॉज ही इज़ एन इंटरनेशनल लीडर। जितने भी और कंट्रीज़ के लीडर्स हैं वो उनको इतनी रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, बात करते हैं, उनकी चीज़ें सुनी जाती हैं इन द कम्युनिटी। बट जब हम इंटरनल बात करते हैं तो क्या ऐसा एक कॉम्बिनेशन आप देखते हैं दैट मोदी साहब पूरा इंटरनेशनल, उन्होंने डिस्पोरा जो पूरा जितने भी कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं उनको पूरा मैनेज कर रखा है। होम के अंदर में अमित शाह जी हैं जिन्होंने पूरा उसको मैनेज करके रखा हुआ है ना। एंड इट इज़ अ 1-on-1 सिचुएशन जिसमें हैंड इन हैंड होता है कि उन्होंने उनके ऊपर में इतना ट्रस्ट है ना, कि आप बैठे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और वो उस चीज़ को समझते भी हैं। प्लस जो NSA हैं इंडिया के, उनको जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जैसे अजीत डोभाल सर, उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं सर। और ये कहते हैं कि जो स्ट्रैटेजी उनके माइंड में चलती है वो उन्हीं को पता होता है या कुछ सिलेक्टेड पीपल होता है। प्लस ए जयशंकर सर के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी ली। सो दिस कॉम्बिनेशन इज द नेबर्स ऑफ इंडिया आर अफ्रेड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन व्हाट इंडिया इज हैविंग राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि हर काम एक अच्छी पावरफुल टीम से बनता है। वो काम लीडरशिप अपना विजन देती है, लीडरशिप डायरेक्शन दिखाती है और उसके बाद एक पावरफुल टीम उसको एग्जीक्यूट करती है। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमारे पास टाइम की कमी है, वरना मैं आपको एक कहानी सुनाता और फिर आपको पता पड़ता उस कहानी का सार वो ये है कि गेट द मैन राइट, वर्ल्ड विल बिकम राइट। और जो आज की परिस्थिति है उसमें आपके पास एक राइट मैन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, एक राइट मैन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एक राइट मैन देश का रक्षा मंत्री है, एक राइट मैन देश का गृह मंत्री है, एक राइट मैन देश का सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी। तो ये इससे क्या होता है, देखिए कि आपका विजन है, आपने डायरेक्शन बता दिया, आपको चाहते क्या हैं आप, और उस सब को ग्राउंड के ऊपर ट्रांसलेट करके और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, ये आपके पास एक बहुत शानदार, बहुत डिसिप्लिन्ड आर्म्ड फोर्स है। ये एक आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट होती है नेशनल, जो इंडिया नेशनल पावर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस हुआ करती हैं। क्योंकि जब तक आपके पास जो भी एक्ट, ये दुनिया का नियम है, चाणक्य ने कहा हुआ है पहले कि जब तक आपके पास आपके बॉर्डर्स सिक्योर नहीं होंगे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी अंदर कर नहीं सकते। तो ये आपको दुनिया को पता होना चाहिए कि सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी, काबिल, डिसिप्लिन्ड, वेल लेड, गुड मिलिट्री लीडर्स। तो ये तमाम चीजें इकट्ठी जब होती हैं तो आपका काम स्मूथली होना शुरू हो जाता है और तभी आपको ओवरऑल डेवलपमेंट नज़र आता है। और मेरा ये मानना है कि हमें बजाय राजनीति करने के हमें इस प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से, बेसिक इशू ये है कि हमें जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, जो बाधक तत्व हैं हमारे प्रोग्रेस में उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उनको सील करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो उसको एक काफ़ी बेहतर तरीके से कर पा रहा है। देयर इज़ अ लॉट मोर टू डू, बहुत समय हमें लगेगा, लेकिन आज बहुत अच्छे हाथों में देश चल रहा है।
सर इंडियन फोर्सेस एंड इंडियन जवान के लिए एक बात कही जाती है कि आखिरी टाइम तक भी वो आपको पूरा स्पेस देते हैं और कि आप या तो सरेंडर कर दीजिए, उसके बाद कहीं गोली की नौबत आती है चलाने की। यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर में सबसे ज़्यादा फोर्सेस इंडियन फोर्सेस की मंगाई जाती है और वो इंडियन फोर्सेस पे उतना ट्रस्ट करते हैं कि हमको पता है अगर इंडियन फोर्स है, इंडियन पर्सनल गए हुए हैं तो वी डोंट हैव एन इशू, हमको पता है दैट इट विल बी मैनेज्ड। तो इतना ट्रस्ट यूएन प्लस फॉरेन कंट्रीज़ भी इंडियन फोर्सेस पे करती हैं कि उनको पता है जो हमारी ट्रेनिंग फोर्सेस की गई है, जो आइडियोलॉजी है, जो जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म हमारे फोर्सेस के अंदर में है। आई एम इन रिस्पेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फोर्सेस दैट वी हैव, स्पेशल फोर्सेस इंक्लूडेड। सो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? कि अब मैं ये एक प्रश्न मेरे से कई दफ़ा पूछा गया है कि भाई व्हाई डज अ सोल्जर डज व्हाट ही डज, क्यों एक जवान अपनी अपनी प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है? उसकी वजह है उसकी सेल्फ एस्टीम होती है सोल्जर की, और वो जो सोल्जर की सेल्फ एस्टीम है वो उसकी यूनिट, हर एक की अपनी अपनी यूनिट होती है, यूनिट की सेल्फ एस्टीम के साथ अलाइंड होती है, और वो कॉज नेशन के कॉज के साथ अलाइंड होती है। और जो हमारी ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग में जैसे मैं आपको ये तो मैं रिपीट पूरे एग्जैक्ट वर्ड्स में रिपीट कर पाऊँ, ये हो सकता है ना हो, लेकिन ये पहला जो सेंटेंस जो चीज़ हमको सिखाई जाती है आर्मी ऑफिसर को, और ये मैं चाहता हूँ कि यार इतने लोग हैं आपके दर्शक हैं वो उसको सुने, और ये चीज़ पूरे देश के हर बच्चे के लिए आत्मसात करने वाली होनी चाहिए, और वो ये है कि द ऑनर वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, द वेलफेयर कंफर्ट ease, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and welfare come last always and every time. जब आपके लीडरशिप का प्रिंसिपल ये रहेगा कि राष्ट्र प्रथम, जवान द्वितीय और आप अंत में, पाकिस्तान आर्मी में इसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। तो उनके लिए तो मेरा ये मानना है कि उन इथॉस पे हमने अपनी सेना को खड़ा किया है। उसके बाद हम अपनी रिच हिस्ट्री जो हेरिटेज है उस पे घमंड करती है इसे, और जब राइटियसनेस ये हमारे यहाँ से नहीं है, आप हजारों लाखों साल पहले से आप देखते चले जा रहे हैं। रामायण महाभारत के काल से आप देखें, रामायण महाभारत इतिहास नहीं है, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो इतिहास है। रामायण महाभारत हुआ है, और उस समय से आप देखते चले आ रहे हैं। तो वो जो ट्रेडिशंस हैं वो किस प्रकार से आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, किस प्रकार से आप हर चीज प्रिंसिपल स्क्रूपलसली की जाती है, वो भारत की सेनाओं की ताकत है। हमारी हेरिटेज, हमारी हिस्ट्री, वो हमारी ताकत है। सबसे बड़ा वेलफेयर किसी जवान के लिए है उसको ट्रेनिंग अच्छी देना, और हमारे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग देते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल सही मायने में सही तरीके से आगे ले जाने को तैयार रहता है। मैं ये यूएन मिशन की मैं पर्सनल रहा हूँ, तो यूएन मिशन में क्या होता है कि वहाँ के लोग, हर कमांडर, कहीं का भी कमांडर हो, वो चाहता है कि ट्रुप्स मेरे पास इंडियन बटालियन आए सो दैट आई कैन एक्सिक्यूट दैट। आई थिंक उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता किसी भी आर्मी के लिए, और ये आर्मी इसी वजह से है कि कॉन्फिडेंस है लोगों में, आर्मी के प्रति कॉन्फिडेंस है। और यही मैं और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कहीं बीच में कुछ ड्विंडलिंग हुई थी और उन्होंने, कुछ लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक का ये मांगना, डोंट डाउट योर आर्मी। आपकी खेली दुनिया की आर्मी ऐसी है जिसने एक भी युद्ध आज तक नहीं हारा, एक भी बार इंडियन आर्मी हैज नॉट लेट यू डाउन। 1962 में पॉलिटिकल डिजास्टर था, लेकिन जहां जहां भी आर्मी कुछ कर सकती थी आर्मी ने करके दिखाया, चाहे वो रिजांगला में शैतान सिंह का हो या नॉर्थ ईस्ट में हो। तो ये आप इस बात को मान लें कि ये ताकत जो है वो उसके वहाँ आगे से विल से जो होती है, पॉलिटिकल विल, उससे आ रही है ताकत, आपके ट्रेडिशन से आ रही है, आपके हिस्ट्री से आ रही है। तो ये आप सब ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरा मानना है कि वी आर ए गुड आर्मी एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। बिलीव योर आर्मी, बिलीव देम। आम भारतीय होने के, नागरिक होने के नाते हम इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि ये पॉडकास्ट काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा, और मेरा सवाल इसलिए है कि हम
एक आम भारतीय होने के नाते हमारी फोर्सेस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं सर? मैं इसका भी मेरा एक स्टैंडर्ड डायलॉग मैं अपना बोलता हूँ, और भारतीय सेना को सिर्फ 2 चीज की जरूरत है, सामान और सम्मान। आप सेना को सामान दीजिए, आप सेना को सम्मान दीजिए, और फिर सेना आपको दुनिया जीत के दिखाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि सेना को बिलीव द आर्मी, डू नॉट डाउट द आर्म्ड फोर्सेस, देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि आर्म्ड फोर्सेस कभी भी व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, कभी भी दे विल नेवर बी फाउंड वांटिंग। एक भी लड़ाई हमने हारी नहीं है आज तक, हर बार। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग किस प्रकार से मदद कर सकते हैं कि आप इस बात का यकीन करें कि सम्मान सेना का हो, सामान सेना के पास हो, और हमको ट्रेनिंग जो हम, और लीव अस असाइड। इसमें क्या है कि आप इसमें राजनीति को ना घुसाएं। इट्स ए पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, एब्सोल्युटली फेयर आर्मी है। कभी मैं 4 दशक लगभग रहा हूं मैं फौज में, कभी हमने ये नहीं सोचा कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, किस धर्म का है, किस राज्य का है, किस भाषा का है, कभी भी नहीं सोचा जाता। ये है आर्मी की ताकत, और इस ताकत को समझना, और बिलीव योर आर्मी, गिव देम देयर ड्यू, एंड दे विल डू वंडर्स फॉर यू। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शिमला एग्रीमेंट, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, और पाकिस्तान ने बोला दैट दे हैव कैंसल्ड द एग्रीमेंट वाला पार्ट। तो मैं चाहूँगा कि एक शॉर्ट में, जैसे आपने हमको ये बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, हमारी ऑडियंस को बताया, ऐसे ही शिमला एग्रीमेंट क्या है और उसका क्या पर्पस था? शिमला समझौता वो भारत के इंटरेस्ट के कहीं ना कहीं खिलाफ था। ओके। वो शिमला समझौता भी हेविली लोडेड इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान। ओके। 13,000 किलोमीटर हमने एरिया जो कि हमने जीता था वो वापस कर दिया। लेकिन वो हमारी रामायण की शिक्षा है कि आप लंका में जाके विजय करके और लंका को लंकाओं को दे करके आ जाते हैं, तो ये ठीक है, उसकी मैं वजह नहीं पूछना चाह रहा। लेकिन आपने 13,000 किलोमीटर दे दिया, 93,000 आपने अपने सैनिक उनको दे दिए, वापस कर दिए। 54 एयरफोर्स के पायलट्स थे जो कि उन्होंने पकड़े थे, आज तक वापस नहीं आए। आई होप यू नो दिस। यस। तो दिस वॉज दी एसेंस कि भाई हमने तो सब कुछ कर दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब शिमला समझौते की मोटी मोटी जो चीजें हैं वो समझने की हैं कि प्रिजनर ऑफ वॉर एक्सचेंज होता, लाइन ऑफ कंट्रोल को हम मानेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन नहीं करेंगे, सीज फायर होगा, सीज फायर का वायलेशन नहीं करेंगे, और जब भी हमको कोई इशू सेटल करना है वो इशू बायलेटरली सेटल होगा, कोई तीसरी पार्टी का हम इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहेंगे। अब जहां तक सवाल शिमला समझौते का टूटने का है, शिमला समझौता उस दिन टूट गया था जिस दिन हमने उनके 93,000 कैदी वापस कर दिए और उन्होंने हमारे 54 एयरफोर्स के पायलट नहीं दिए। ये शिमला समझौता उस दिन टूट गया था जब उन्होंने पहली बार सीज फायर का वायलेशन किया। ये शिमला समझौता उस टाइम पर बिल्कुल निरस्त हो चुका था जब उन्होंने कारगिल में आकर के और लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ हमारा एरिया ऑब्जेक्ट कैप्चर कर लिया था। तो जहां तक सवाल शिमला समझौते का है, अगर ये कैंसिल होता है तो हम फायदे में रहेंगे, इतना मेरे हिसाब से कहना काफी है। और ये पाकिस्तान भी जानता है, और वो इस बात को ये भी जानते हैं, और IWT के बारे में भी जानते हैं, और उनको पता है कि ये दोनों अनड्यूली लोडेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान थे, और इनके निरस्त होने से सिर्फ और सिर्फ भारत को फायदा है, सिवाय एक इशू के कि वो बाहर वाले को लाएंगे, बाहर वाले को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उन कुछ नहीं कर सकते। India acquiring its integral part of Kashmir, that is POK. फ्यूचर ऑफ कश्मीर बिल्कुल क्लियर है। कश्मीर भारत का है, है और रहेगा। ये मैं रेटोरिक नहीं है, ये मैं सही बता रहा हूं फैक्ट्स पे। आज कश्मीर में पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है,
आज कश्मीर में वो गवर्नमेंट है जो कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी कश्मीरियों के हित के खिलाफ थी। आज कश्मीर में वो गवर्नमेंट है जो कि तिरंगा अपने हाथ में उठा करके लाल चौक में ट्राई कलर अनफर्लिंग करते हैं। आज कश्मीर में वो गवर्नमेंट है जो कि साफ कहती है कि इस पहलगाम के हमले में पाकिस्तान का अटैक है। तो कश्मीर का जो भविष्य, जहाँ तक कश्मीर का है, वो भविष्य बिल्कुल क्लियर है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं उसमें से बहुत बड़ा परसेंटेज, इनफैक्ट 99 से भी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो इस बात को समझते हैं कि आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनको आतंकवाद की विभीषिका में झोंकने से कोई लाभ नहीं है। वो इस बात को जानते हैं कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। पीओजे के स्वयं तड़प रहा है भारत की तरफ आने में। पहले क्या था, फर्क क्या है? जब कश्मीर फाइल्स बनी तो लोगों ने बड़ी परेशानी हुई कि नहीं ये पोलराइजेशन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढकाना हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जब कश्मीर फाइल्स वाली जो घटनाएं 1990 में हुई थी तो आपके पास फोन नहीं था, मीडिया नहीं था, वो पहुंचा नहीं बाहर कि कैसे 10,000 बलात्कार एक दिन में हुए, वो पहुंचा नहीं बाहर। कैसे हर मस्जिद से अनाउंसमेंट्स हुए कि आप अपने औरतें बच्चे छोड़ जाओ और यहां से भाग जाओ। वो किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा। आज जो पहलगाम में हुआ वो दुनिया देख रही है। पीओजेके को मालूम है कि उनका भविष्य कहां पर है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने उन मुसलमानों को जो अपनी मर्जी से भारत छोड़ के सन 47 में पाकिस्तान गए थे, उनको आज तक दोयम दर्जे के सिटीजन की तरह से वो ट्रीट करते हैं, मुहाजिर। तो ये कश्मीरी जानता है कि उसका भविष्य कम से कम पाकिस्तान के साथ तो नहीं है। आज आपको अगर ये चॉइस उनके पास है नहीं कि वो अलग अलग चले जाए। अगर आज मैं आपसे पूछता हूं कुणाल, अगर आपको ये चॉइस हो कि आप इंडिया और पाकिस्तान में से किसको चुनोगे? इंडिया, खत्म, बिल्कुल। लिबर्टी, बात करने का तरीका, हम बात कर रहे हैं, फ्रीडम, सब कुछ, जो पहनना है, जिसको जो पहनना है पहने, जिसको जो खाना है खाए, जिसको जो कहना है कहे, जिसको जहां जाना है जाए। ये ऐसा देश है जहां पर कि कसाब का केस लड़ने के लिए 50 हिंदू वकील खड़े हैं। ये कहीं और नहीं हो सकता। और इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये ठीक बात है, उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मेरा ये, मैं गलत पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं देश की ताकत, देश की खूबी। इतना होने के बावजूद भी आज जेएनयू में इलेक्शन हुए, वेस्टर्न जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो जीती। जैसा सर ने बोला, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम, एंड इट इज़ एक्चुअली अ मैटर ऑफ सम टाइम नाउ। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबको इस टाइम हमारी फोर्सेस को, हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उनके जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं उसमें। और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी से भी कोई ना कोई गलती हो सकती है जो कि शायद देश को भारी पड़ सकती है। सो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा टू ऑल द यूथ दैट इज़ लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनिए और अपने देश की और अपनी किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में आपसे जो भी हो सकता है, इंडिविजुअल जितने भी लोग हम लोग हैं, रिस्पेक्टिवली हम क्या काम कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं हम अपना एक छोटा सा इनपुट ज़रूर दे सकते हैं इस पूरे इंटायर प्रोसेस में। मैं चाहूँगा सर कि इस पॉडकास्ट की हम एंडिंग कर रहे हैं, बट आपसे और जितने भी हज़ारों लोग इस पॉडकास्ट को, लाखों लोग सुनेंगे, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये जाएगा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इस पूरे? मेरा मैसेज कुणाल बिल्कुल सीधा है। पहली बात तो मैं थोड़ा सा तुमसे डिसएग्री करूंगा कि हमें आज इस समय साथ रहना है, इस समय नहीं, हमें हर समय रहना है। हर समय हमें कैरेक्टर दिखाना है, हर समय। मैंने उदाहरण भी दिया आपको महाभारत से। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपकी सारी जो एलिजेंसेस हैं, सब चीज़ें हैं, वो बाद में आती हैं। तो मेरा यूथ से यही गुजारिश रहेगी, यही बात रहेगी कि जो चटवोडियन मोटो है उसको आप कहीं से भी देख सकते हो, देखें। राष्ट्र प्रथम,
आपके लिए काम करने वाले उसके बाद और आप सबसे बाद, जब इस प्रकार की भावना से हरेक भारतीय काम करना शुरू कर देगा तो 2047 का हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा सुपर पावर बनने के लिए, पहली बात। और जाते जाते मैं सबको एक लाइन, वन लाइनर है ये मेरा, हर एक से मैं ये बात कहता ज़रूर हूँ, सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड आई थिंक आपको बहुत सारी इंसाइटफुल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप ऐसे और इंसाइटफुल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हम और ऐसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे, हमारी फोर्सेस के ऊपर में और ऐसे एपिसोड्स करें, इन डेप्थ एपिसोड्स करें विद सम ऑफ द लीडिंग वेटरन्स ऑफ द फोर्सेस, सो काइंडली कमेंट ऑन द सेक्शन एंड जस्ट लेट अस नो कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे, क्या जानना पसंद करेंगे।